हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं NIOS क्लास 12 का लेसन नंबर 6 जिसका नाम है माई ग्रैंड मदर्स हाउस। फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि आप सब अपने दादा दादी से, नाना नानी से उतने ही अटैच्ड हैं जितना कि ये पोएट। इस कविता की पोएट हैं कमला दास, जो कि काफी जानी मानी पोएटेस हैं इंडिया की। वो हमें बताती हैं कि उनकी जब दादी माँ की डेथ हुई तो उनको कैसा लगा। जब वो अपनी दादी माँ के घर में जाती थी तो उनको कितना अच्छा लगता था, कितना प्यार मिलता था जब वो एक छोटी सी लड़की थी। और मेनली इस पोएम के माध्यम से पोएटेस ने अपनी ग्रैंड मदर के घर के बारे में बताया है कि जब वो उस घर में जाती थी, वो सिर्फ दीवारों का बना हुआ घर नहीं था। उस घर में जो उनको प्यार मिलता था वो उन्होंने इस पोएम के थ्रू बताया है। अब उस घर को अब से प्रेजेंट डे हाउस से कंपेयर करती हैं तो वो इतना ज्यादा उदास फील करती हैं कि कैसा वो घर था और अब उसका क्या हो गया है। तो चलिए शुरू करते हैं लेसन नंबर 6 माई ग्रैंड मदर्स हाउस। शुरुआती सवाल हमारा ये है कि व्हाट आर द थिंग्स योर ग्रैंड मदर डिड फॉर यू व्हेन यू वर अ चाइल्ड। जब आप एक छोटे से बच्चे थे तो आपकी दादी ने या आपकी नानी ने आपके लिए क्या क्या किया। डेफिनेटली आपके लिए बहुत कुछ किया होगा, जैसे अच्छा सा हलवा खिला दिया होगा, कुछ नमकीन खिला दिया होगा, या कुछ पैसे दे दिए होंगे, या कुछ ऐसा आपके लिए किया होगा जिससे आपको स्पेशल फील हुआ। आपकी क्या मेमोरीज हैं अपनी दादी से रिलेटेड। जब आप अपनी दादी के घर जाते थे या अपनी नानी के घर जाते थे तो आपकी क्या मेमोरीज हैं, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। चलिए बिगिन करते हैं पोएम माई ग्रैंड मदर्स हाउस। और इस पोएम में पोएट जो रिमेम्बर करती हैं, वो याद करती हैं अपनी ग्रैंड मदर को और दुआ करती हैं, विश करती हैं, सोचती हैं कि काश कि वो जिंदा होती, वो अलाइव होती। पोएट जिसको प्यार करने के लिए, उनको फील करवाने के लिए कि हाँ कोई है जो तुम्हें चाहता है। कभी कभी हम इतने अकेले, इतने आइसोलेट हो जाते हैं कि हम चाहते हैं कि कोई हमें स्पेशल फील कराए। तो वही फीलिंग जो है वो पोएटेस चाहती हैं कि काश उनकी दादी माँ होती तो वो उनको ऐसा फील कराती। चलिए बिगिन करते हैं पोएम। पोएम के साथ साथ मैं आपको इसके डिफिकल्ट वर्ड्स और मैं आपको कुछ पोएटिक डिवाइसेस भी साथ साथ बताती जाऊंगी। सबसे पहले आप देखेंगे कि मैंने फर्स्ट लेटर्स हैं, उन सबको मैंने हाईलाइट किया हुआ है। तो ये भी पोएम को एक ब्यूटीफाई करने के लिए, पोएम को एक खूबसूरती देने के लिए, उसको सुंदरता देने के लिए एक पोएटिक डिवाइस होती है कि सारे फर्स्ट लेटर को कैपिटलाइज कर दिया जाता है। बेशक वो एक कंटिन्यूएशन में सेंटेंस जा रहा हो, फिर भी उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल कर दिया जाता है, क्योंकि यही पोएम की ब्यूटी होती है। ये हमारी फर्स्ट पोएटिक डिवाइस आ गई। देयर इज अ हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस आई रिसीव्ड लव। एक घर है जो बहुत दूर है, फार अवे मीन्स बहुत दूर है, जहाँ पर कभी मुझे स्नेह मिलता था, मुझे प्यार मिलता था। दैट वुमन डाइड। वो औरत इस दुनिया से जा चुकी है। और वो कौन है? वो मेरी दादी माँ है। उस औरत का स्वर्गवास हो गया है। द हाउस विड्रू इनटू साइलेंस। द हाउस विड्रू इनटू साइलेंस का मतलब है कि घर में जो है एक अजीब सी खामोशी, एक अजीब सा सन्नाटा छा गया है। विड्रू का मतलब जो दोबारा से साइलेंट हो गया, जो चुपचाप खामोश एकदम से हो गया। और यहाँ पर जो बताया गया है कि ये एक तरह से पर्सोनिफिकेशन होता है। हाउस तो साइलेंट नहीं हो सकता ना, हाउस तो चुप नहीं हो सकता, हाउस कोई इंसान थोड़ी ना है जो वो चुप हो जाएगा। लेकिन इस पोएम के माध्यम से ऐसा बताया गया है कि जो हाउस, जिस हाउस में कभी हंसी की गूंज, कभी ठहाके गूंजते थे, वो आज एकदम खामोश है, वो एकदम शांत है। सो उस बात को बताने के लिए पोएट ने कहा द हाउस विड्रू इनटू साइलेंस। स्नेक्स मूव अमंग बुक्स का मतलब है कि अब वहाँ पर सिर्फ कीड़े मकोड़े, इस टाइप की चीजें ही रहती हैं। कि जब वहाँ पर कोई नहीं रहता, उस तरह का हाउस हो जाता है, बिल्कुल डेजर्टेड, आइसोलेटेड, जहाँ पर किताबें तो हैं लेकिन वहाँ पर कीड़े मकोड़े और छोटे छोटे सांप इधर उधर घूमते रहते हैं। I was then too young to read and my blood turned cold like the moon. मैं तब बहुत छोटी थी पढ़ने के लिए। जब मेरी दादी थी तब मैं उनके साथ उनके घर पे रहा करती थी, लेकिन तब मैं बहुत ज्यादा छोटी थी। और अब जब मैं उन किताबों को देखती हूँ, जब वहाँ पर सांप इधर से उधर घूम रहे हैं, कीड़े मकोड़े घूम रहे हैं, उसको देखकर मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरा जो ब्लड है वो एकदम ठंडा पड़ गया।
ब्लड टर्न लाइक कोल्ड का मतलब होता है कि उसको देखकर मैं काफी पेट्रीफाई हो जाती थी, काफी मैं डर जाती थी, काफी भयभीत हो जाती थी कि उस टाइम तो मुझे बुक्स मैं पढ़ नहीं पाती थी क्योंकि मैं बहुत छोटी थी। लेकिन अब जब मैं देखती हूँ किताबों के बीच में इधर उधर कीड़े मकोड़े और सांप बिच्छू हैं, तो उसको देखकर मुझे डर, कोई हम ऐसी चीज देख लेते हैं डरावनी जिससे हमारा ब्लड सूख सा जाता है मानो, तो उसी तरह की कोई हालत, उसी तरह की सिचुएशन पोएटिस की भी हो जाती है जब वो उस घर में दोबारा देखती है। ब्लड टर्न लाइक कोल्ड, लाइक द मून, लाइक यूज करते हैं या एज यूज करते हैं तो वो कहलाता है सिमिली। सिमिली का मतलब होता है जब हम कोई कंपैरिजन करते हैं किसी का किसी चीज के साथ। सो ब्लड टर्न कोल्ड लाइक द मून, ब्लड जो था वो कोल्ड हो गया जैसे कि मून है। नाउ मूविंग फर्दर, हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ गोइंग देयर, कितनी बार मैं सोचती हूँ वहां पर जाने के लिए। टू पियर थ्रू ब्लाइंड आईज ऑफ विंडोज, टू पियर थ्रू का मतलब होता है केयरफुली, बहुत ध्यान से देखना। कहाँ से देखना? थ्रू मतलब के द्वारा देखना। किसके द्वारा देखना? ब्लाइंड आईज ऑफ विंडोज। ब्लाइंड आईज ऑफ विंडोज का मतलब है कि जहाँ पर बिल्कुल अंधेरा है, उधर दूसरी साइड, ऑन द अदर साइड ऑफ द विंडोज देयर इज कंप्लीट डार्कनेस। एक दूसरी चीज जो मैं आपको इसके थ्रू बताना चाहती हूँ वो ये है कि ब्लाइंड आईज ऑफ विंडोज, विंडोज इज अ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, विंडोज एक लिविंग ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन तब भी पोएटिस ने ब्लाइंड आईज कहा गया है। तो ये कहा गया है एक नॉन लिविंग चीज को जब हम कोई इंसानी चीज देते हैं या इंसानी तौर पे हम उसको कंपैरिजन करते हैं, तब हम उस पोएटिक डिवाइस को बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। So this is also a very important poetic device that a lot of poets use in their poems and it is called personification. Blind eyes of windows हो गया personification। जिस तरह से house withdrew into silence था वैसे ही personification यहाँ भी है। Similarly आप आगे देखोगे ना, just listen to the frozen air, air कोई बोलती थोड़ी ना है। So this is again an example of personification। मान लो हवा जो है वो जम सी गई है, मतलब ना हिलती है ना कुछ मूवमेंट होती है, एकदम खामोश, एकदम सन्नाटा, एकदम जैसे डर सा लगता है ना, उस तरह का सिचुएशन हो गया है। मैं अपने जब दादी के घर जाती हूँ या जाने का सोचती भी हूँ, जस्ट लिसन टू द फ्रोजन एयर। कभी कभी मेरा मन करता है जाने का कि मैं वहाँ पर देखूँ विंडोज में से और सुनूं कि क्या वहाँ पर हवा है नहीं है, कैसा लग रहा है, वो सब मेरा मन करता है। और इन वाइल्ड डिस्पेयर, डिस्पेयर मतलब जब हम होपलेस हो जाते हैं, हमारे अंदर कोई उम्मीद ही नहीं बची होती। और वाइल्ड डिस्पेयर का मतलब होता है अटर डिस्पेयर। अटर मतलब उससे ज्यादा डिस्पेयर हो ही नहीं सकता। पिक एन आर्म फुल ऑफ डार्कनेस, मैं मुट्ठी भर डार्कनेस को ले आऊं, ब्रिंग इट हियर टू लाई बिहाइंड माई बेडरूम डोर लाइक अ ब्रूडिंग डॉग। तो मैं वहां से कुछ थोड़ी सी अंधकार को उठाकर अपने बेडरूम में लेकर आ जाऊं, जैसे कोई गुमसुम उदास सा कुत्ता बैठा हुआ। एक टाइम पर मैं इतना ज्यादा प्यार करती थी अपनी दादी को, इतना मैं उनको चाहती थी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि उनके घर से लगता है कि मैं थोड़ी सी अंधेरे को अपने घर पर ले आऊं, अपने बेडरूम में ले आऊं और अपने बेडरूम के सामने रख दूं, और वो डार्कनेस मुझे एक गुमसुम उदास कुत्ते की तरह बने रहना चाहती है। बेसिकली इसका मतलब यही है कि वो अपने दादी माँ की यादों में बुरी तरह से उलझी हुई है, उसको उनकी इतनी ज्यादा याद आती है। शी इज मिसिंग हर टेरिबली, शी इज सो मच एनग्रॉस्ड इन हर मेमोरीज दैट she does not want to come out of the memories. You cannot believe darling। अब जैसे पोएट हमें भी बोल रहा है, जो रीडर है उससे बात कर रहा है, तुम बिलीव ही नहीं कर सकते कि मैं क्या फील कर रही हूँ। Can you that I lived in such a house and was proud and loved? क्या तुम सोच सकते हो कि मैं कभी उस घर में रही थी और मैं इतनी खुश थी, इतनी गर्व करती थी अपने ऊपर कि मैं इतना प्यार करती हूँ और मुझे इतना प्यार मिलता है अपनी दादी माँ से। अब मैं मान ही नहीं सकती कि मैं उस घर में रहती भी थी। I who have lost my way। और अब मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरे जीने का जो उद्देश्य था, जीने का जो डायरेक्शन था, वो ही मैंने कहीं खो दिया है, क्योंकि मुझे वो प्यार ही नहीं मिल रहा है जो मुझे अपनी दादी माँ से प्यार मिलता था। अब वो कहीं खो सा गया है और अब मैं दूसरों की मर्जी के ऊपर हूँ
कि मैं स्ट्रेंजर्स के ऊपर डिपेंड हूँ, अनजान लोगों से मैं उम्मीद रखती हूँ कि शायद मुझे थोड़ा सा कहीं से प्यार मिल जाए। आई बेग नाउ, बेग नाउ का मतलब ये नहीं है कि मैं भीख मांगती हूँ, लेकिन इसका ये मतलब है कि मैं डिपेंड रहती हूँ अजनबियों पर, अजनबी के डोर्स या दरवाजों पर नहीं, मैं उनकी मर्सी के ऊपर डिपेंडेंट हूँ, मैं अजनबियों के ऊपर डिपेंडेंट हूँ कि शायद मुझे थोड़ा सा प्यार मिल जाए। स्मॉल चेंज मतलब जैसे चिल्लड़ होती है, छोटी सी छोटे छोटे सी चेंज होती है कि चाहे छोटी सी क्वांटिटी में ही मिल जाए, लेकिन मुझे थोड़ा सा प्यार मिल जाए। आई होप आपको ये पोएम समझ में आई होगी। थोड़ी सी डिफिकल्ट तो है, लेकिन आप इसे एक बार फिर से पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी। चलिए अब हम इसके क्वेश्चंस करते हैं। Let's move to in-text question 6.1. What happened to the house after the grandmother died? Grandmother के मरने के बाद घर को क्या हुआ? So हम लिखेंगे after grandmother's death, the house wore a deserted look. It withdrew into silence. Question number 2. Why was the poet not able to read the books? Poet books read क्यों नहीं कर पाती थी? So you will only write the poet was too young to read the books. Now ये हम थोड़ा सा देख लेते हैं एक बारी, क्योंकि ये काफ़ी important चीज़ है। जैसे कि हमने डिस्कस किया भी था पोएम रीड करने के टाइम पर, My blood turned cold like the moon. तो ये जब हम like यूज़ करते हैं और as यूज़ करते हैं तो हम उस पोएटिक डिवाइस को बोलते हैं सिमिली। आप याद कर सकते हैं, a simile is used to highlight a particular quality, कैरेक्टरिस्टिक और फीचर ऑफ समथिंग। मतलब जब भी हम किसी चीज़ को किसी चीज़ से कंपेयर करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तो हम सिमिली का यूज़ करते हैं। ही इज़ एज ब्रेव एज अ लायन, वो एक लायन की तरह से बहादुर है। द प्लेस वॉज साइलेंट लाइक अ ग्रेव, ये जो प्लेस थी वो ग्रेव यानी कि कब्र की तरह साइलेंट थी। तो जहां भी लाइक और एज आ रहा है वहां पर हम बोलेंगे कि इट इज अ सिमिली। नाउ लेट्स मूव टू in-text क्वेश्चन 6.2। इसमें सिंपली आपको क्या करना है, कंप्लीट द फॉलोइंग। इसमें ये टेक्स्ट है, पोएम से उठाया गया है सीधा सीधा, आपको इसको आगे फिल अप करना है। सो लेट्स क्विकली डू इट। टू peer through the blind eyes of the window, to listen to the frozen air, to pick an animal of darkness. Now next question is, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन आ गया personification का। Look at the phrase blind eyes of window. Window is a non-living object. Window तो एक non-living यानी कि बेजान वस्तु है। Window has been given a human physical feature. Window को human का एक फीचर दे रखा है, यानी कि blind eye, जैसे इंसानों की blind eye हो जाती है, उसी तरह से विंडो को ब्लाइंड आई क्यों कहा गया है और इस पोएटिक ट्रांसफॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं? इस पोएटिक ट्रांसफॉर्मेशन को हमने डिस्कस किया था, इसको बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। एंड व्हाई आर द आईज ऑफ द विंडो डिस्क्राइब्ड एज ब्लाइंड, और विंडो की जो आईज है उनको ब्लाइंड क्यों डिस्क्राइब किया गया है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट दिस पोएटिक ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। The eyes of the windows are described as blind because nothing can be seen through them as there is darkness inside the house. Why is the air in grandmother's house described as frozen? Grandmother के घर की जो हवा है उसको frozen, जमी हुई हवा frozen क्यों कहा गया है? And the answer to that is the air in the grandmother's house is described as frozen because the house is absolutely silent. No one lives there. Even the air does not seem to be moving, thus it is referred to as frozen. क्योंकि हवा जो है वो बिल्कुल मूव ही नहीं करी, कोई मूवमेंट ही नहीं है, हाउस जो है कम्प्लीटली साइलेंट है, इसीलिए ग्रैंडमदर के जो घर की जो हवा है उसको भी फ्रोजन बोला गया है। इन द फोर्थ क्वेश्चन आपको एक करेक्ट ऑल्टरनेटिव चूज करना है। एन आर्म फुल ऑफ डार्कनेस का मतलब क्या है? ओल्ड मेमोरीज ऑफ द ग्रैंडमदर्स हाउस। टू लाई बिहाइंड माई बेडरूम डोर लाइक अ ब्रूडिंग डॉग, मतलब the memories will always remain with the poet. We are now at in-text questions 6.3, जिसमें first question है which words tell you that the poet is talking to someone? हमने ये बात डिस्कस करी थी, we remember that, and the answer is the words you cannot believe darling gives us an idea that the poet is talking to someone. What is she telling him or her? और वो कह क्या रही है? So she is telling him or her
that she lived in such a house with her grandmother where she was loved and was proud about it. वो बताना चाहती है रीडर को कि वो एक ऐसे घर में रहती थी अपने ग्रैंडमदर के साथ जहाँ पर उसको प्यार मिलता था और वो उसके लिए बहुत गर्व फील करती थी. इन द लास्ट 3 लाइन्स ऑफ द पोएम, पोएट अपने आप को एक बेगर बताती है लास्ट की 3 लाइन्स में, लेकिन वो किस चीज के लिए बेग कर रही है और स्मॉल चेंज का मतलब क्या है ये भी हमने डिस्कस किया था. लेट्स राइट इट डाउन. शी इज बेगिंग फॉर लव. बाय स्मॉल चेंज शी मीन्स अ लिटिल लव इन स्मॉल क्वांटिटी. Let's move to the overall questions now. Cold like moon is a simile. Can you pick out another simile from the poem? Yes, there is another simile. Let's write it down. An arm full of darkness to lie behind my bedroom door like a brooding dog. अब this is quite an important question. Poet जो है वो अपने past के बारे में सोच रही है. The poet thinks of her past. How is her present different from the past? उसका present उसके past से different कैसे है? Poet's past is quite different from her present. She remembers her childhood in her grandmother's house, where she received a lot of love. She has a deep sense of sorrow in the present because no one loves her now. So much so that she depends on strangers to receive love. Pick out words from the poem which convey the sense of loss that the poet feels. आपको पोएम में से वो वर्ड्स निकालने हैं जिनसे पता चलता है कि पोएट लेफ्ट आउट फील करती है. So those words are that woman died, my blood turned cold, frozen air, wild despair, arm full of darkness. So we are going to complete it till question number 3. And with this we have completed the entire lesson. Please do it बिकॉज ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है. अगर इससे रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस मिलते हैं NIOS क्वेश्चन पेपर्स में तो आप मुझे वो कमेंट्स में लिखकर बता सकते हैं ताकि मैं उनके आंसर्स लिखकर आपको सेंड कर दूं. सो आई विल कम अप विद द नेक्स्ट लेसन, अ केस ऑफ सस्पिशन, इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड कीप लर्निंग. बाय.